हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th में विज्ञान चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षार एवं लवण। तो अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ जाके वीडियोस को देख लो ताकि ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पिछला वीडियो हमने ये देख लिया था कि अम्ल और क्षार का जब रिएक्शन कराते हैं तो वो अभिक्रिया जो है वो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उसके लिए हमने एग्जाम्पल भी देख लिया था और कैसे रिएक्शन को लिखते हैं हमने ये भी देख लिया था। अब हम क्रियाकलाप 2.10 देखने वाले हैं, बट उससे पहले ये प्रिकॉशंस आपको याद रखना है। इसमें कह रहा है कि जो सांद्र अम्ल होते हैं या फिर जो क्षारक होते हैं उनके जो बर्तन होते हैं उस बर्तन के ऊपर ही कुछ चेतावनी वाले चिन्ह लगे होते हैं। यानी इसका मतलब ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आपको नहीं लेना है, यानी हाथ पे या फिर अदर बॉडी के पार्ट्स पे इसको डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आने देना है, वरना ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा। चलो, यहाँ कह रहा है कि एक बीकर में 10 ml जल लीजिए और इसमें कुछ बूंदे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 की इसमें डालकर बीकर को धीरे धीरे घुमाइए। बीकर के आधार को स्पर्श करिए, क्या तापमान में कोई परिवर्तन आया? यह प्रक्रिया क्या ऊष्माक्षेपी है या फिर ऊष्माशोषी अभिक्रिया है? अगर उपरोक्त क्रियाकलाप को अगर सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ दोहराएं तो अपने प्रेक्षण को लिखिए, जो भी प्रेक्षण सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, ये क्रियाकलाप को हमको देखना है। तो सबसे पहले एक बीकर ले लेना है, उस बीकर में 10 ml जल ले लेना है, ठीक है। जैसे सपोज दैट ये बीकर, इसमें जल ले लिया हमने। अब इसमें क्या करना है, इसमें H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल को धीरे धीरे मिलाना, ध्यान देना है, धीरे धीरे मिलाना है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट मिलाओगे तो ये रिएक्शन इतना तेज़ी से होगा और उसमें अचानक से बर्स्ट आएगा, टेम्परेचर इतना हाई हो जाएगा। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक में नमक डालते हो तो पूरी ऊपर फेंकता है ना, कुछ ऐसा ही रिएक्शन होगा यहाँ पे, और ये आपके लिए काफ़ी डेंजरस होगा। इसलिए रिएक्शन को बहुत धीरे धीरे डाला जाता है, और जैसे ही रिएक्शन को धीरे धीरे डालते हैं उसमें H+ आयन या फिर H3O+ आयन, जिसको हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, ये बनना शुरू हो जाता है। और जैसे ही ये बनना शुरू होता है उसका तापमान जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि पेंदी जो है, आधार जो है वो गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जब तापमान परिवर्तित हो रहा है यानी कि ऊष्मा निकल रही है, इसलिए ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा, कह रहे हैं कि उपयुक्त क्रियाकलाप को अगर हम सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ दोहराएं तो प्रेक्षण क्या आएगा, लिखिए। तो देखो, तो उपयुक्त अभिक्रिया को अगर हम सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ भी दोहराते हैं तो इसमें भी H3O+ आयन देता है, हाइड्रोनियम आयन देता है, और पेंदी जो है वो गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये अभिक्रिया सेम H2SO4 के तरह ही बिहेव करता है, ठीक है। अब चलो आगे देखते हैं। कह रहा है, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि जल में अम्ल या फिर क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी है। चाहे आप अम्ल घोलो या फिर क्षारक घोलो, अगर घोलोगे तो ऊष्मा बहुत ज़्यादा उसमें से निकलती है। कह रहा है कि जल में जो सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल कहने का मतलब है उसकी जो अम्लीयता है वो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए उसको गाढ़ा, एक तरीके से समझो गाढ़ा अम्ल, ठीक है। जो नाइट्रिक अम्ल या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। सपोज दैट कि ये बीकर है, इसमें मैंने जल लिया है और अम्ल मिला रहा हूँ, तो अम्ल तो मिला रहा हूँ बट बीकर को हल्का फुल्का हिलाते रहना। अगर ऐसा आप नहीं करोगे तो उसमें रिएक्शन इतनी तेज़ी से होगी और उसका इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा होगा कि वो आपको हार्मफुल पहुँचा सकता है। फिर कह रहा है कि सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण जो है वो आस्फलित होकर बाहर आ सकता है, अचानक से बर्स्ट होकर वो बाहर आ सकता है तथा आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यंत स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में उपयोग की जा रही कांच का पात्र भी टूट सकता है। चूँकि तापमान बढ़ेगा तो कांच टूटने की तो चांसेस तो बढ़ ही जाएंगे। फिर कह रहा है कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के कैन या फिर डिब्बे में सोडियम हाइड्रॉक्साइड की बोतल पर चेतावनी भरे चिन्ह होते हैं, जो कि 2.1 में हमने यहाँ पे ऊपर ये चेतावनी देखा था, ठीक है। आगे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। हेडिंग क्या डालना है आपको, हेडिंग डालना है तनुकरण किसे कहते हैं, ठीक है, या फिर तनुकरण क्या है। तो इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि जल में अम्ल या फिर क्षारक मिलने पर आयन की सांद्रता, वो आयन क्या होगा, वो या तो H+ होगा या फिर H3O+ होगा। अच्छा, H3O+ बनता कब है, जब H2O में H+ आके जुड़ जाता है। तो देखो, 2 H पहले से ही है, एक H आ गया तो ये प्लस भी तो लेके आएगा, इसलिए इसको H3O+ कहते हैं, या फिर इसका नाम है हाइड्रोनियम आयन। ये नाम आपको याद रखना है, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। कह रहा है कि प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है, उसकी वॉल्यूम क्या होती है, धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम तनुकरण कहते हैं। तनुकरण कहने का मतलब है जो उसका गाढ़ापन है वो कम हो रहा है, ठीक है।
एवं अम्ल या क्षारक तनुकृत होते हैं, और ऐसे अम्ल या फिर जो क्षार होते हैं वो तनुकृत हो जाते हैं, यानी कि डाइल्यूट हो जाते हैं, इंग्लिश में डाइल्यूट कहते हैं, या फिर ऐसे समझो पतलापन आ जाता है उसमें। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं और इन प्रश्नों के उत्तर को हम बारी बारी से देखेंगे। कह रहा है कि HCl या फिर HNO3, HNO3 को हम नाइट्रिक एसिड कहते हैं, ये नाम आपको याद रखना है, इसको हम नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल। क्या फॉर्मूला है? HNO3। HCl को तो आपको पता ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। कह रहा है कि आदि का जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षणों को क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयन में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं। तो एक चीज़ ध्यान देना, जब भी हम अम्ल को जल में घोलते हैं या फिर जलीय विलयन में घोलते हैं, चूँकि अम्ल में हाइड्रोजन होता है तो ये क्या करता है, H+ आयन देना शुरू कर देता है, और H+ आयन ही नीले लिटमस को लाल करता है। और आपको अम्ल की बेसिक परिभाषा क्या है? अम्ल एक ऐसा यौगिक है जो नीले लिटमस को लाल कर देता है, यानी कि नीला लिटमस का लाल होना ही अम्लीयता का गुण है। और ये गुण किसके कारण आता है? जब जलीय विलयन में H+ आयन की सांद्रता कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जब हम किसी भी अम्ल को, खास करके HCl और HNO3 को जलीय विलयन में मिलाते हैं तो ये H+ आयन देना शुरू करता है, ठीक है, या फिर H3O+ आयन कह दो। तो ये आयन्स ही क्या करते हैं? अम्ल को प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिक जो हैं वो अम्लीयता का विलक्षण प्रदर्शित नहीं करते। क्यों? क्योंकि जब अल्कोहल या फिर ग्लूकोज को हम जल में घोलते हैं तो वो H+ आयन नहीं देते हैं। ध्यान देना, यही आपको उत्तर लिख देना है जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है। देखो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जो है वो नाइट्रिक अम्ल जैसे अम्ल जब जल में घुलते हैं तो H+ आयन, जिनको हम क्या कहते हैं, सिंपली प्रोटॉन कहते हैं, छोड़ते हैं, जो कि अम्लीय गुण के कारक बनते हैं, और H+ आयन की उपस्थिति में ही अम्लीयता उत्पन्न करती है, ठीक है। दूसरी ओर अल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन परमाणु तो होते हैं, लेकिन वे H+ आयन नहीं छोड़ते। ध्यान देना है, H+ आयन नहीं छोड़ते हैं। इसी कारण यह यौगिक जो है वो हाइड्रोजन परमाणु के कार्बन से जुड़ा होता है और यह बंधन टूटकर H+ आयन उत्पन्न नहीं कर पाता। इसलिए अल्कोहल और ग्लूकोज के जलीय विलयन में अम्लीय गुण नहीं होते हैं। तो बेसिकली जो H+ आयन होते हैं उसी के कारण जो अम्लीय गुण होता है वो प्रदर्शित होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है कि अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? ध्यान देना है, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? तो ये हमने पहले भी रिएक्शन में देखा है कि जो अम्ल का जलीय विलयन होता है वो विद्युत का चालन करता है। इसको समझिए। देखो, जब हम अम्ल को जलीय विलयन में घोलते हैं, जैसे कि जल में घोलते हैं, तो वो H+ आयन देना शुरू करता है। तो ये आयन्स ही क्या हैं? ये आयन्स ही विद्युत के प्रवाह होने का कारण बनता है। क्यों? क्योंकि आप आगे चल के चौथे चैप्टर में पढ़ोगे कि इलेक्ट्रॉन जब एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो उसके विपरीत दिशा में विद्युत धारा बहती है। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण ही तो बह रहा है। तो अगर जल में H+ आयन हो रहा है तो माइनस आयन भी तो होगा, OH- आयन भी तो होगा। इन आयनों के कारण ही वो जो जलीय विलयन होगा अम्ल का, वो विद्युत धारा प्रवाहित करना शुरू कर देता है, ठीक है। यहाँ लिखा भी गया है, आप इसको चाहो तो आसानी से पढ़ सकते हो। कह रहा है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन इसलिए करता है क्योंकि जब अम्ल जल में घुलते हैं तो आयनों में विघटित हो जाते हैं। किसमें? आयनों में विघटित होते जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl को जब हम जल में डालते हैं तो H+ और Cl आयन में विभाजित हो जाते हैं। ये आयन ही क्या होते हैं? विद्युत के चालन के लिए कारगर होते हैं। क्लियर है? तो बस इतना लिख दोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है तीसरा। कह रहा है कि शुष्क यानी कि सूखा हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलता? भैया, जब सूखा हाइड्रोक्लोरिक यानी कि HCl है, तो जब ये सूखा है तो ये H+ और Cl- में ब्रेक ही नहीं होगा। जब ब्रेक ही नहीं होगा तो नीले लिटमस को लाल कैसे करेगा? हमने बताया था कि H+ आयन सी क्या करते हैं? नीले लिटमस के रंग को बदल के लाल कर देते हैं, और यही अम्लीयता का गुण है। जब सूखा हाइड्रोजन है तो ये आयंस में बदलेगा नहीं, उसके प्रोटॉन तो मिलेंगे ही नहीं। इसके कारण वो लिटमस पेपर के रंग को ये बदल ही नहीं पाएगा, ठीक है। देखो, यहाँ लिखा भी है, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलता क्योंकि गैस में H+ आयन यानी कि प्रोटॉन जो है उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, ठीक है, जब तक कि उसके जल में न डाला जाए। तो जब जल में डाला जाएगा तब उसमें H+ आयन आएगा। अगर नहीं डाला गया यानी कि शुष्क है तो वो H+ आयन नहीं देगा, जिसके कारण रंग परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं।
आगे लिखा है कि अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। अब देखो, अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि जब जल का पात्र में एसिड डालते हैं तो जल को धीरे धीरे हिलाते रहते हैं। ऐसा अगर नहीं करोगे तो वो रिएक्शन काफ़ी तेज़ी से होगा, उसमें से इतना ज़्यादा टेम्परेचर निकलेगा जो आपके बॉडी के लिए हार्मफुल होगा। लेकिन वहीं अगर एसिड में जब आप जल डालोगे तो वो जल जो है ना वो छटकना शुरू करेगा। जैसे आप कढ़ाई में तेल गरम करते हो और पानी डालते हो तो छींटा मारता है ना, ऐसे ही वो होगा जब आप एसिड नीचे रख के अगर उसमें जल डालते हो तो वो छींटा मारना शुरू करेगा, जिससे आपकी बॉडी डैमेज हो सकती है। इसीलिए कभी भी जल में अम्ल मिलाते हैं, ना कि अम्ल में जल। ठीक है, तो यहाँ वही आंसर लिखा गया है। आप यहाँ पॉज करके वीडियो स्क्रीनशॉट लेके आंसर लिख सकते हो। ठीक है, तो अम्ल में जल मिलाते समय, जब हम अम्ल में जल मिलाते हैं तो मिश्रण की प्रक्रिया नियंत्रित रहती है। अम्ल पानी में घुलता है तो यह धीरे धीरे नियंत्रित ढंग से गर्मी उत्पन्न करती है। ठीक है, लेकिन अगर वहीं जल को अम्ल में मिलाओगे तो ये अत्यंत तीव्र हो जाती है और अचानक से गर्मी उत्पन्न करती है, जो कि उछलने का कारण बन सकता है। ठीक है, ये वही लिखा गया है, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको देख सकते हो। अगला है, कह रहा है कि अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन यानी कि H3O+ या फिर सिंपली H+ भी कह सकते हैं, सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। तो ध्यान देना है, अम्ल के जलीय विलयन को तनुकृत कहने का मतलब है पतला कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है किसी जल वाले विलयन में ही तो अम्ल को मिलाए होंगे। तो हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है, तो देखो, जैसे ही हम अम्ल को जल में डालना शुरू करते हैं तो वो आयंस में टूटना शुरू हो जाता है। और जब ये आयंस में टूटता है तो पहले से जल के मॉलिक्यूल्स हैं तो ये इसके साथ जुड़ के H3O+ आयन बढ़ाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो एक तरीके से अम्ल में से ये कम हो रहा है ना। तो देखो आगे लिखा भी है कि अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कम होती जाती है। किस में से? अम्ल में से कम होती जाती है। अम्ल में से कम हो जाती है, विलयन में बढ़ता है। ठीक है, जब आप अम्ल में पानी मिलाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है। पानी मिलाने से कुल विलयन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है H3O+ आयन यानी कि हाइड्रोनियम आयन का वितरण। कह रहा है कि अम्ल में पहले से मौजूद जो H3O+ आयन है वो अधिक वॉल्यूम में वितरित हो जाते हैं। जैसे ही जल में मिलाते हैं तो जल में क्या होते हैं? फैल जाते हैं, ये अधिक वॉल्यूम में वितरित हो जाते हैं, जिसकी उसकी सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो अब अम्ल में से तो निकल के चला गया तो अम्ल का कंसंट्रेशन क्या हो गया? कम हो गया, यानी कि सांद्रता उसकी कम हो गई, यानी कि ये क्या हो गया है? वो तनुकृत हो गया है। फिर कह रहा है कि पीएच बढ़ता है। कह रहा है कि हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कम होने के कारण विलयन का पीएच वैल्यू बढ़ता है, यानी कि वो 0 से उठकर 7 की तरफ जाना शुरू कर देता है। ठीक है, इसलिए अम्लों को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कम हो जाती है। तो चूंकि ये सारी क्वालिटीज़ हैं इसलिए क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जिससे अम्ल की अम्लीयता भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्लियर है, क्योंकि H3O+ आयन ही क्या देता है? जो H3O+ आयन है यही नीले लिटमस को लाल करता है, यानी अम्लीयता का गुण कम होते जाता है। क्यों? क्योंकि H3O+ आयन कम होते जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जब सोडियम हाइड्रॉक्साइड विलयन में अधिक के क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रॉक्साइड आयन यानी कि OH- आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है? ध्यान रखना है, हाइड्रॉक्साइड आयन को हम कहते हैं OH- आयन। कह रहा है कि जब हाइड्रॉक्साइड आयन यानी कि सोडियम हाइड्रॉक्साइड NaOH विलयन में अधिक क्षारक मिलाया जाता है तो हाइड्रॉक्साइड आयन ON की सांद्रता बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि देखो, क्षारक पहले से मिला रहे हो, किस में मिला रहे हो? सोडियम हाइड्रॉक्साइड में मिला रहे हो, तो इसमें तो ऑलरेडी OH है, OH और मिला रहे हो, तो इसलिए OH- की सांद्रता जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। फिर कह रहे हैं कि सोडियम हाइड्रॉक्साइड एक मजबूत क्षारक है और जल में पूरी तरीके से आयनीकृत होकर सोडियम यानी कि Na+ और OH- आयन में भी ये विभाजित हो जाता है। जब आप और अधिक सोडियम हाइड्रॉक्साइड यानी कि क्षारक मिलाते हैं तो यह और अधिक OH आयन उत्पन्न करता है। तो पहले से ही मौजूद है और ज़्यादा मिला रहे हो तो और ज़्यादा OH- आयन बढ़ाना शुरू कर देगा, यानी कि इसकी सांद्रता क्या हो रही है? धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक है, तो याद रखिएगा OH आयनों की सांद्रता जो होती है वो इसमें बढ़ जाती है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अगला टॉपिक है, कह रहा है कि अम्ल एवं क्षार के विलयन कितने प्रबल होते हैं, यानी कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, फिर प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार, यहाँ से हमको पढ़ना है। उससे पहले आपको सार्वत्रिक सूचक आपको हेडिंग डालनी है, इसको डिस्कस करना है। उससे पहले हम थोड़ा सा ऊपर की चीज़ें पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि अम्ल क्षारक के सूचकों का उपयोग करके
अम्ल एवं क्षार में अंतर प्रदर्शित किया जा सकता है। पिछले अध्याय में हमने H+ और OH आयनों के विलयन की सांद्रता कम होना, उसी को क्या कहते हैं, तनुकरण कहते हैं, बारे में पढ़ा था। क्यों हम किसी विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या जान सकते हैं, लिखा है क्या हम किसी विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या जान सकते हैं? क्या हम ज्ञात कर सकते हैं कि विलयन में अम्ल या फिर क्षार कितना प्रबल है? तो जी हाँ, इसका आंसर है किसके थ्रू है, सार्वत्रिक सूचक के थ्रू है। ठीक है, कह रहा है कि हम सार्वत्रिक सूचक जो अनेक सूचकों का मिश्रण होता है का उपयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि ये जितने भी प्रश्न थे, किसी भी विलयन का जो अम्लीयता है या फिर आयनों की जो संख्या है उसको हम ज्ञात कर सकते हैं किसके थ्रू, सार्वत्रिक सूचक के थ्रू, यानी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर के थ्रू। ठीक है, अब सार्वत्रिक सूचक है क्या, कह रहा है कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन यानी कि प्रोटॉन, जो हम H+ आयन देख रहे थे ना, प्रोटॉन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। जाहिर सी बात है, HCl अलग है, HNO3 अलग है, फिर H2SO4 अलग है, तो इसमें हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन, ये अलग अलग अमाउंट के हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर इसको हम सार्वत्रिक सूचक में डालेंगे तो रंग भी तो अलग अलग प्रदर्शित करेगा। क्यों? क्योंकि H+ आयन ही मेन रंगों के कारण को प्रदर्शित करता है। अम्लीयता का गुण H+ आयन के कारण ही तो आता है, तो रंग भी जो बदलेगा वो H+ आयन के कारण बदलेगा। तो जब हम यौगिक ही बदल देंगे तो H+ आयन बदलेगा, और जैसे ही H+ आयन बदलेगा जो सूचक के रंग हैं वो भी बदल जाएगा। आगे कह रहा है, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया जाता है जिसको pH स्केल कहते हैं। ध्यान देना है, हेडिंग डालना है pH स्केल क्या होता है। तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन का जो सांद्रता होती है उसको ज्ञात करने के लिए जिस स्केल का इस्तेमाल करते हैं उसको क्या कहते हैं, pH स्केल। तो बेसिकली जो pH स्केल होता है वो ये बताता है कि किस यौगिक में कितना हाइड्रोजन आयन उपस्थित है। जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होगा वो अम्लीयता गुण प्रदर्शित करेगा, कम होगा तो क्षारीय गुण की तरफ बढ़ेगा। तो अम्ल और क्षार pH स्केल के थ्रू हम ज्ञात कर सकते हैं। आगे कह रहा है कि इस pH में जो P है ना, P जो सूचक है उसको पुषांश कहते हैं, यानी कि पोटेंच कहते हैं। ये एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति, यानी कि pH में जो P होता है वो शक्ति को प्रदर्शित करता है। किसकी शक्ति? H+ आयन की शक्ति। ठीक है, तो pH स्केल से सामान्यतः हम 0 से लेकर 14 तक pH को ज्ञात कर सकते हैं। 0 क्या बताएगा? अधिक अम्लीयता। 14 क्या बताएगा? अधिक क्षारीयता। यानी कि ये देख लो, ये pH स्केल है, ये पूरा का पूरा pH स्केल है, इसमें 0 है और इधर 14 है। तो 0 की तरफ देखोगे तो H+ आयन की सांद्रता बढ़ रही है, यानी कि अम्लीय प्रकृति क्या हो रही है, इधर की तरफ बढ़ रही है। ऐसे ही 14 की तरफ इधर जाओगे तो इसमें क्षारीय प्रकृति क्या हो रही है, उसकी बढ़ रही है। तो बेसिकली जो 0 होता है वो ये बताता है, यहाँ पे दिया भी है, 0 ये बताता है कि अधिक अम्लीय और 14 ये बताता है कि अधिक क्षारीय है। ठीक है, साधारण भाषा में pH को ऐसी संख्या के रूप में देखना चाहिए जो किसी विलयन की अम्लीयता अथवा क्षारकीयता को दर्शाता है। तो जो pH है वो कुछ और नहीं है, ये ऐसा स्केल है जो अम्ल या फिर क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। क्लियर है? आगे देखते हैं, यहाँ आगे लिख रहा है कि हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी, ध्यान देना है, हाइड्रोनियम आयन यानी कि H3O+ आयन या फिर सिंपली H+ आयन, जितना ज़्यादा सांद्रता होगी pH वैल्यू उतना ही क्या होगा, कम होगा। देखो यहाँ लिखा भी है, H+ आयन की सांद्रता जितनी ज़्यादा होगी उसकी pH वैल्यू घट रही है। देखो ये 0 से लेकर 14 तक pH वैल्यू ना तो इधर जा रही है, यानी कि 7 से कम ही तो हो रही है ना, तो घट रही है। तो जब भी हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता बढ़ेगा pH वैल्यू क्या होगी, घटेगी। ध्यान देना है, H3O+ बढ़ने पे जो pH वैल्यू है वो क्या होगी, घटेगी। क्लियर है? फिर कह रहा है कि किसी भी उदासीन विलयन का जो pH मान होता है वो 7 होता है। देखो यहाँ लिखा भी है, ये pH वैल्यू 7 है तो कैसा यौगिक है, उदासीन यौगिक है। कह रहा है कि pH स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है तो यह अम्लीय विलयन होगा। देखो यहाँ लिखा भी है, यहाँ पर 7 से इधर की तरफ जाओगे तो 0 की तरफ जा रहे हो ना, तब बढ़ती अम्लीय प्रकृति का, यानी अम्लीयता जो होती है वो उसका विलयन का बढ़ रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है 0 से इधर 7 की तरफ जाओगे तो अम्लीयता क्या होगी, घटेगी। फिर आगे लिखा है कि 7 से कम होगा तो यह अम्लीय विलयन होगा। यदि pH मान 7 से 14 होगा, देखो 7 से 14 की तरफ, तो क्षारीय प्रकृति उसकी बढ़ रही है, बढ़ती है, तो वह विलयन में OH आयन की सांद्रता की वृद्धि हो रही है। और OH आयन ही क्या बताता है कि विलयन जो है वो क्षारीय प्रकृति का है। ठीक है, अर्थात यहाँ क्षार की जो शक्ति है वो बढ़ रही है। pH सार्वत्रिक सूचक अंतर्भारित पेपर द्वारा ज्ञात किया जाता है। जो pH स्केल है ना वो
नाम याद रख लेना है, अंतर्भारित पेपर द्वारा ज्ञात किया जाता है। ठीक है। अब यहाँ देखो ये क्रियाकलाप दिया गया है कि यहाँ सारणी 2.2 है, उसके आधार पर आप जांच करिए कि कौन सा विलयन का पीएच का रंग कैसा है और उसका पीएच मान के कारण उस पदार्थ की प्रकृति कैसी है, अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है। ठीक है। उससे पहले ये स्केल देख लो, इसको ही पीएच स्केल कहते हैं। देखो यहाँ रीडिंग 0 से लेके आगे बढ़ रहे हैं हम 14 तक। ठीक है। जो 7 वाला है, पहले 7 को डिस्कस करते हैं। 7 जो होता है इसको हम उदासीन कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीन कहते हैं। ना ही ये अम्लीय गुण होता है, ना ही ये क्षारीय गुण होता है। जैसे शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। अब देखो जो हमारे ब्लड है ना, हमारा रक्त जो है उसका पीएच मान 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4, जो कि 7 के लगभग आसपास है। तो याद रखिएगा जो हमारा रक्त होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। 7.4 कहने का मतलब 7 से ज़्यादा, और 7 से ज़्यादा जो होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है। अब देखो 7 से जैसे कम आओगे तो यहाँ पर आने पे 1 और 2 के बीच में ये है नींबू का रस, इसका लगभग पीएच मान 2.2 होता है। ऐसे ही और नीचे आओगे तो जठर रस, ये लगभग 1.2 होता है। जो हमारे पेट में होता है ना जठर रस, इसका लगभग पीएच मान 1.2 होता है। ऐसे ही आगे आओगे 10 पर जो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम होता है उसका पीएच मान 10 होता है। जैसे हमारे पेट में अम्लीय प्रकृति जब बढ़ जाती है, जैसे हमें खट्टा डकार आता है, तो हम मिल्क ऑफ मैग्नीशियम यूज़ करते हैं जिसका पीएच मान कितना होता है? 10, यानी कि क्षारीय प्रकृति का चीज़ें हम सेवन करते हैं। ठीक है। फिर कह रहा है कि सोडियम हाइड्रॉक्साइड यानी कि NaOH जो है उसका पीएच मान लगभग 7 होता है, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग क्षार होता है। ठीक है। अब देखो, अब जैसे हमारे मुंह में जो लार है, खाना खाने से पहले इसका जो पीएच मान होता है, पहले पीएच मान देख लेते हैं। 7.4 से 7.6 के बीच में होता है। अगर पीएच जो स्केल है उस पर रंग देखेंगे तो हल्का नीला होगा, तो जाहिर सी बात है 7.4 से 7.6 कैसी प्रकृति होती है? क्षारीय प्रकृति की होती है, तो ये थोड़ा सा क्षारीय होगा। ठीक है। न्यूट्रल से थोड़ा सा ऊपर होगा, यानी कि थोड़ा सा क्षारीय होगा। फिर खाना खाने के बाद जब हम लार को टेस्ट करेंगे, इसका पीएच मान 5.6 से 7 के बीच में होता है। इसकी अगर पीएच स्केल पे कलर टेस्ट करेंगे तो ये हल्का पीला या फिर थोड़ा नीला होगा। ठीक है। अब ये भी 7 से थोड़ा सा पहले है, तो ये थोड़ा सा अम्लीय प्रकृति का होगा। देखो लिखा भी है थोड़ा अम्लीय या फिर तटस्थ, यानी कि उसके आसपास में। फिर नींबू का रस का पीएच मान 2 से 2.5 होता है, यानी 2.5 होता है। तो ये बहुत ज़्यादा अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग अम्लीय है। ठीक है। और इसका रंग कैसा होगा? लाल, क्योंकि नीले लिटमस को ये लाल कर देगा। फिर है रंग रहित वातीय पेय, जिसको हम कलरलेस कार्बोनेट ड्रिंक कहते हैं। कलरलेस कार्बोनेट ड्रिंक जो होता है उसका पीएच मान 3 से 7, जैसे हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह यूज़ करते हैं ना, ये वही वाली उसकी बात हो रही है, कलरलेस कार्बोनेट ड्रिंक। ठीक है। तो ये बहुत ख़तरनाक होता है। 3.3 से लेके 4 जो हम लोग वो पीते हैं ना कोल्ड ड्रिंक, देख रहे हो कितनी उसकी अम्लीय प्रकृति है। ये आपके पेट में बहुत सारे डैमेज प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये अम्लीय प्रकृति का होता है। जाहिर सी बात है ये नारंगी से हल्का लाल होता है, तो अम्लीयता का गुण ये प्रदर्शित करता है। फिर गाजर का जो रस है इसका पीएच मान 5.5 से लेकर 6 के बीच में होता है, तो ये भी अम्लीय प्रकृति का है, तो थोड़ा सा अम्लीय है, और इसका कलर हल्का सा हरा होता है। चलो आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कॉफ़ी का पीएच मान 5 से लेके 5.5 होता है, तो ये भी हल्का पीला होता है, और ये चूँकि 7 से नीचे इसलिए कैसा होगा? थोड़ा सा अम्लीय होगा। ठीक है। टमाटर का रस, अच्छा ये कलर कैसा होगा? हल्का सा पीला होगा। फिर टमाटर का रस का पीएच मान 4 से 4.4 के बीच में होता है, तो ये भी अम्लीय प्रकृति का होगा। इसका रंग कैसा होगा? नारंगी होगा। क्लियर है। आगे है नल का जल, जो हम लोग पीते हैं ना, घरों में अपना इस्तेमाल करते हैं, वो 7 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है और 7 से थोड़ा सा कभी कभी कम होता है। वो न्यूट्रल नहीं होता है, क्योंकि वो जल काफ़ी डेंजरस होता है, इसीलिए थोड़ा सा या तो अम्लीय होगा या तो थोड़ा सा क्षारीय होगा। तो हल्का नीला होता है, इसीलिए तो जल हम लोग पीते हैं ना, कलर आप पेंटिंग वगैरह करते होगे तो वो जल जो होता है वो हल्का सा नीला ही दिखाया जाता है, ट्रांसपेरेंट तो बना नहीं सकते हैं। ठीक है। तो ये तटस्थ होता है, यानी कि न्यूट्रल, उदासीन। तटस्थ कहने का मतलब है कि ये उदासीन होता है। ठीक है। फिर 1 मोल NaOH, जैसे हम लोग लीटर वगैरह में नापते हैं ना, ऐसे ही मोल होता है। मोल हम लोग आगे जाके मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो NaOH सोडियम हाइड्रॉक्साइड, इसका पीएच मान 13 से 14 के बीच में होता है, और अभी हमने देखा कि जो सोडियम हाइड्रॉक्साइड होता है उसका पीएच मान करीब 14 होता था। तो ये ज़्यादा प्रबल क्षारीय है। प्रबल क्षारीय होने का मतलब ये क्षार है, तो ये रंग कैसा होगा? गहरा नीला होगा। ठीक है। फिर ऐसे ही 1 मोल HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हमारे पेट वाला है, तो 1 से लेकर 2 के बीच में होता है, तो गहरा लाल होगा, और ये भी क्या होगा? प्रबल अम्लीय होगा। क्लियर है। तो ये जो पॉइंट था ये सारा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब चलते हैं आगे।
आगे कह रहा है कि अम्ल तथा क्षारक की शक्ति विलयन में उपस्थित H+ आयन और OH- आयन की संख्या पर निर्भर करती है। तो जितना ज़्यादा H+ आयन होगा वो उतना ही ज़्यादा प्रबल अम्ल होगा, और जितना ज़्यादा OH- आयन होगा उतना ही ज़्यादा प्रबल वो क्षार होगा। ठीक है। यदि हम समान सांद्रता के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एसिटिक अम्ल जैसे कि 1 मोलर विलयन लेते हैं तो विभिन्न मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेंगे। अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाला यौगिक प्रबल अम्ल होगा, जबकि H+ आयन उत्पन्न करने वाला दुर्बल अम्ल होगा। देखो, अगर मान लो हम समान कंसंट्रेशन का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं और एसिटिक अम्ल लेते हैं, ठीक है, एसिडिक एसिड या फिर एसिटिक अम्ल लेते हैं, तो दोनों में जब उसका जलीय विलयन लेंगे तो वो H+ तो आयन देगा। तो जिसका ज़्यादा H+ आयन होगा वो प्रबल होगा, और जिसका कम H+ आयन होगा वो दुर्बल होगा। क्या होगा? दुर्बल होगा। तो दुर्बलता कम H+ आयन के कारण, प्रबल अधिक H+ आयन के कारण। तो उम्मीद करता हूँ कि दुर्बल और प्रबल अम्ल आपको समझ में आ गया होगा। सेम कॉन्सेप्ट हमको क्षार के लिए भी लेना है, यानी कि OH आयन जितना ज़्यादा होगा वो उतना प्रबल क्षार होगा, OH आयन जितना कम होगा उतना ही वो दुर्बल क्षार होगा। ठीक है। तो प्रबल अम्ल हेडिंग डाल के और दुर्बल अम्ल हेडिंग डाल के ये चीज़ें आप लिख सकते हैं। कह रहा है कि जबकि H+ आयन उत्पन्न करने वाला दुर्बल अम्ल होता है जो कम H+ आयन देता है। क्या आप यह बता सकते हैं कि दुर्बल एवं प्रबल क्षार क्या होते हैं? तो अभी तो मैंने बताया कि जो OH आयन ज़्यादा पैदा करेगा वो प्रबल होगा, और जो कम पैदा करेगा वो दुर्बल होगा। क्लियर है? अब देखो, कह रहा है कि दैनिक जीवन में pH का महत्व क्या है। तो आपको हेडिंग डालना है अम्लीय वर्षा का, उसमें लिखना है। देखो, क्या पौधे एवं पशु pH के प्रति संवेदनशील होते हैं? बिल्कुल होते हैं भाई। हमारा जो शरीर है वो 7 से लेकर 7.8 pH पर आस के बीच में होता है, यानी कि थोड़ा सा ये क्षारीय प्रकृति का होता है। इसीलिए तो पसीना आप हल्का सा लेके अगर मुंह में डालते हो, हालांकि ये नहीं करना चाहिए आपको, तो देखना उसमें से हल्का सा नमक महसूस होता है। ठीक है। तो क्यों? क्योंकि 7 से 7.8 pH पर आस के बीच में कार्य करता है। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण pH, यानी कि इस करीब 7 से लेकर 7.8 के बीच के परास में, इसी को संकीर्ण कहते हैं, मतलब लगभग 7 के आसपास वाला, इसी में ही जीवित रह सकता है, वो चाहे अम्लीय हो या फिर क्षारीय हो। वर्षा का जल का pH मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो उसको अम्लीय वर्षा कहते हैं। मान लो बारिश हो रही है, उसको pH पे अगर रीडिंग करोगे 5.6 या फिर उससे अगर कम होता है तो ऐसी वर्षा को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो पानी अम्ल में बदल गया है। ठीक है। तो अम्लीय वर्षा क्या है? तो वर्षा का जल का pH मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। कह रहा है कि अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी का जल का pH मान भी क्या होता है? कम। pH के मान के कम होने का क्या मतलब है? ये अम्ल बन रहा है। और pH के मान का अधिक होने का क्या मतलब है? ये क्षारक बन रहे हैं। क्लियर है? तो pH मान कम हो जाता है जब ये नदी में मिलता है। ऐसी नदी में जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है, मतलब उसमें के जो जलीय जीव होते हैं वो धीरे धीरे मर जाते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है दूसरे ग्रहों में अम्ल पदार्थ। शुक्र यानी कि वीनस वायुमंडलीय सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत और पीले बादलों से बना है। जो हमारा शुक्र ग्रह है ना, वीनस जो ग्रह है, वो सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत और पीले बादलों से बना है। कह रहा है कि क्या आपको लगता है कि इस ग्रह पे जीवन संभव है? तो पहले तो ये जान लो, जो वीनस ग्रह है ना, उसका जो वायुमंडल का टेम्परेचर है वो लगभग 765 डिग्री सेल्सियस है। क्लियर है? और ऊपर से जो दबाव लगता है, जो हमारा वायुमंडलीय दबाव होता है, उसको A1 ATM कहते हैं, और हमारे से करीब 72 गुना ज़्यादा वहाँ दबाव लगता है। यानी कि अगर आप ऐसे खड़े हो तो ये आपका हाथ पचक जाएगा ऐसे, इतना ज़्यादा टेम्परेचर का वहाँ दबाव है, सॉरी इन्वायरमेंट का दबाव है, यानी ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है आपके ऊपर, आप जीवित ही नहीं बचोगे। तो इसीलिए वहाँ